जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जीएस वर्ड का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर ये पहला है जो कि ये जीएस वर्ड का है। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और ये यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है दोस्तों कि वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सृजन का प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन नंबर पहले में बताना है कि वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार सृजन का प्रतिशत कितना है। पहले का राइट आंसर इसमें होगा 58% है। कितना है तो 58% है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में रोजगारों का सृजन का प्रतिशत 58% है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों इसमें कि गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता ये किन्हें अलग करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ये बाह्य अंतरम और मेंटल को अलग करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। बाह्य मेंटल और अंतरम को गुटेनबर्ग असंबद्धता अलग करती है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना पाया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना पाया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 पाया जाता है। कितना 5.5 पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। 5.5% जो कि पृथ्वी का औसत घनत्व पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि सेंट एंड्रियास भ्रांत निम्न में से किसका घोतक है। तो सेंट एंड्रियास भ्रांत ये निम्न में से किसका घोषक है। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर इसमें होगा प्लेट का संरक्षी किनारा होता है। प्लेट का संरक्षी किनारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। प्लेट का संरक्षी किनारा होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पांचवा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पांचवें में कहा जा रहा है कि कथन ए दिया गया है। कथन ए में कहा जा रहा है कि भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखला हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो इसका पहला वाला सही है कि कथन ए कह रहा है कि भारत में उच्च गहनता की भूकंपीय मेखला हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जो कि इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है कारण आर कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र में अनुदैर्ध्य उत्क्रम की मेखलाएं हैं। तो ये भी सही है। दूसरा वाला भी इसका सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण इसका नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेलेक्टाइट का एक स्थलाकृत है। स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृत स्थल है। ये किसका है। ये है काष्ठभू दृश्य की। काष्ठभू दृश्य की है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों कि वायुमंडलीय गैसों के प्रतिशत को बढ़ाते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बताना है कि वायुमंडलीय गैसों के प्रतिशत के बढ़ाते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जीजान, हीलियम, CO2 एवं आर्गन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। तो जीजान होगा, हीलियम होगा, CO2 होगा एवं आर्गन होता। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट है दोस्तों। वायुमंडल की संरचना में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78.7% और ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% पाया जाता है और आर्गन की मात्रा
आर्गन की मात्रा 0.93 पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है और आर्गन की मात्रा 0.005% पाया जाता है। ये जो कि वायुमंडल की संरचनाएं हैं, सबसे कम जियान पाया जाता है। सबसे कम क्या पाया जाता है? तो जियान पाया जाता है, जिसका प्रतिशत होता है 0.0001%। ऑप्शन नंबर इसका 7वें का बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण दिया गया था। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था जोसेफ फोरियर द्वारा। जोसेफ फोरियर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, जोसेफ फोरियर के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परतों की सही अनुक्रम है? तो कौन सा वायुमंडलीय परतों का सही अनुक्रम है इसमें? क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें सबसे पहले परिवर्तन मंडल आता है, फिर उसके बाद समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है और लास्ट में ताप मंडल आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। सबसे पहले परिवर्तन मंडल आएगा, फिर उसके बाद समताप मंडल आएगा, फिर मध्य मंडल और ताप मंडल आएगा लास्ट में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण बहुप्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण ये बहुप्रक्रिया है जिसके द्वारा किया जाता है कि विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो विकिरण ऊर्जा ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये प्रकाश संश्लेषण बहुप्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि डोलड्रम किस दाब पेटी में पाई जाती है? तो डोलड्रम ये किस दाब पेटी में पाया जाता है? ये पाया जाता है विषुवतीय निम्न दाब पेटी में। विषुवतीय निम्न दाब पेटी में ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें। तो महाद्वीपीय मगन तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है, जो कि ये सही है। महाद्वीपीय मगन तट ग्रेनाइट से निर्मित है, तो ये भी सही है। महाद्वीपीय मगन तट महाद्वीप का एक भाग है, तो ये भी इसमें सही है। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मगन तट अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो जो ये कि गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला गलत है। सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मगन तट ये अटलांटिक महासागर में नहीं है, बल्कि आर्कटिक महासागर में है। ये कहाँ पे है? तो ये आर्कटिक महासागर में है, ये अटलांटिक महासागर में नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही दोस्तों सही होगा। इसमें पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 13 में नदी का नाम दिया गया है और मुहाने पर जलाशय का नाम दिया गया है। नदी का नाम और मुहाने पर जलाशय का नाम दिया गया है। ओरिनिको ये कहाँ पे है? तो ओरिनिको ये अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में है ओरिनिको। ये कहाँ पे पड़ता है? अटलांटिक महासागर में पड़ता है ओरिनिको। तो सी का क्या राइट आंसर होगा? अंध महासागर के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है नाइजर ये कहाँ पे पड़ता है? तो नाइजर ये गिनी की खाड़ी में पड़ता है। नाइजर ये गिनी की खाड़ी में पड़ता है। फिर आता है बोल्गा ये कहाँ पे है? तो बोल्गा ये कैप्सियन सागर में है बोल्गा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा। अमूर ये प्रशांत महासागर में है। अमूर कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में है। इसका राइट आंसर होगा ए का तीसरा है, बी का पहला है और सी का चौथा है, डी का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर इसमें 14 में कहा जा रहा है कि कथन ए दिया गया है, कथन ए में कहा जा रहा है कि ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत के जननांकीय विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, जो कि ये सही है, पहला वाला इसका सही है, कथन इसका सही है। कारण आर कह रहा है कि गांव से स्थानांतरण का मुख्य कारण गरीबी है, तो गांव से स्थानांतरण का मुख्य कारण क्या होता है, गरीबी होता है, तो ये भी इसका सही है, कारण भी सही है। लेकिन कथन कारण दोनों स्पष्ट नहीं है, इसीलिए ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, दोनों इसमें सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें सेल समूह दिया गया है और सेल तंत्र दिया गया है। आर्कियन, आर्कियन ये कहाँ पे है, तो आर्कियन ये धारवाड़ में है, आर्कियन धारवाड़ में है। पुराण, पुराण कहाँ पे है, तो विंध्य में है। पुराण, पुराण कहाँ पे है, तो ये विंध्य में है। फिर द्रविड़, द्रविड़ियन, द्रविड़ियन ये कहाँ पे है, तो ये आडोविसियन में है, आडोविसियन में है, पहला इसका सही होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आर्यन, आर्यन ये कहाँ पे है, तो गोंडवाना में है, आर्यन गोंडवाना में है। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, इसमें है ए का इसमें तीसरा है, बी का चौथा है, सी का पहला है और डी का इसमें दूसरा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि भारत की जनजातियों के विवरण का निम्न में से कौन सा क्रम पूरब से पश्चिम की ओर है, तो पूरब से पश्चिम की ओर कौन से जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले नागा आएगा। नागा ये कहाँ पे है, तो नागा नागालैंड में है, नागा सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद आएगा संथाल, संथाल ये झारखंड में है, संथाल। फिर उसके बाद आता है गोंडवाना या गोड कहा जाता है इसे, गोड ये छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में है। फिर आता है भील, भील ये कहाँ पे है, तो भील ये मध्य प्रदेश राजस्थान में है, भील ये मध्य प्रदेश में और राजस्थान में पाए जाते हैं भील जनजाति। इसका राइट आंसर क्या होगा, पूरब से पश्चिम की ओर, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। सबसे पहले इसमें नागा, फिर उसके बाद संथाल, फिर गोड और फिर भील आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें पहला दिया गया है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम ये जो कि जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है, सही है, पहला इसका सही है। पिंजौर, पिंजौर ये मशीन औजार के लिए जाना जाता है, पिंजौर, इसका दूसरा वाला भी सही है, पिंजौर ये मशीन औजार के लिए जाना जाता है, दूसरा वाला भी सही है दोस्तों इसका। भद्रवती, भद्रवती ये लौह एवं इस्पात के लिए जाना जाता है, तो ये भी सी वाला भी इसका सही है। टीटागढ़, टीटागढ़ इसमें रेलवे उपकरण दिया गया है, जबकि टीटागढ़ ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये कागज उद्योग के लिए फेमस है। टीटागढ़ क्या है, तो कागज उद्योग के लिए फेमस है और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों। इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट होगा दोस्तों, यही सही सुमेलित नहीं है, जबकि ए बी सी ये तीनों सही सुमेलित हैं। टीटागढ़ में कागज उद्योग है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि कथन ए और कारण आर दिया गया है, कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है इसमें। तो कथन कह रहा है कि भारत का प्रजननता संक्रमण तीव्र रहा, तो भारत का प्रजननता संक्रमण तीव्र रहा, जो कि गलत है। फिर कारण में कह रहा है कि भारत का साक्षरता संक्रमण धीमा रहा, तो भारत का साक्षरता संक्रमण धीमा रहा, जो कि कारण सही है इसका। कथन गलत है, कारण सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए गलत है परंतु आर इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों, ए गलत है परंतु आर इसका सही है। भारत की साक्षरता दर 73% है,
जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता दर जनसंख्या ये कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। और नगरीय साक्षरता दर ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा नगरीय साक्षरता दर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन इसमें दिया गया है कि इसमें इस समय वायसराय कौन थे, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू 1919 में वायसराय थे, जो कि गलत है। मॉन्टेग्यू क्या थे, तो मॉन्टेग्यू ये भारत के सचिव थे, भारत के सचिव थे। जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये वायसराय थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये भारत के वायसराय थे और मॉन्टेग्यू ये भारत सचिव थे। इसका ऑप्शन नंबर पहला वाला ही गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया था, जबकि इसका दूसरा वाला सही है दोस्तों, दूसरा वाला इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही इसमें सही नहीं है, पहला वाला इसके केवल पहला वाला सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 20 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है कि बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ये किससे संबंधित है, ये त्रिस्तरीय पद्धति से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। फिर उसके बाद आता है अशोक मेहता, अशोक मेहता ये द्वितीय स्तरीय से संबंधित है, द्विस्तरीय से, पहला इसका सही है। फिर एल एम सिंघवी, एल एम सिंघवी से क्या संबंधित है, तो स्थानीय स्वशासन पद्धति, स्थानीय स्वशासन पद्धति सही है। फिर जीवी के राव, जीवी के राव ये प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार, तो तीसरा सही है इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का दूसरा सही है, बी का पहला, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, सी वाला राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ये किसके द्वारा जाना जाता है, ये सार्वभौमिकता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देश्य संविधान का भाग है। ये किसमें कहा गया है कि उद्देश्य संविधान का भाग है। ये कहा गया है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि जो उद्देश्य है ये संविधान का भाग है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों, बम्बई बनाम यूनियन, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें राजनैतिक दल दिया गया है और गठन वर्ष दिया गया है। तो राजनैतिक दल दिया गया है और गठन वर्ष दिया गया है। सीपीआई, सीपीआई का गठन कब किया गया था, 1920 में किया गया था सीपीआई का गठन। सीपीएम, सीपीएम का गठन कब किया गया था, ये 1964 में सीपीएम का गठन किया गया था। फिर आता है एआईएडीएम, एआईडीएमके, इसका गठन कब किया गया था, एआईडीएमके का 1972 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1972 में किया गया था। फिर आता है तेलुगु देशम, तेलुगु देशम इसकी स्थापना 1982 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, ए का दूसरा इसमें सही है, बी का तीसरा है, सी का पहला है और डी का इसमें चौथा वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में बताना है, इसमें कौन सा कथन
सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में। इसमें दिया गया है कि विधायिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं, जो कि गलत है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंध करता है, ये भी गलत है, दूसरा वाला भी इसका गलत है। इसमें ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, इसमें दोनों सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, इसमें दोनों सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है, विषय दिया गया है और अनुच्छेद दिया गया है। तो सबसे पहले सांसद का गठन, सांसद का गठन ये अनुच्छेद 79 में है, सांसद का गठन अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना ये किस में है, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। फिर उसके बाद आता है लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना ये अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। फिर आता है सांसद के सत्र, सत्रावसान एक एवं विघटन, ये किस में है, अनुच्छेद 85 में है, अनुच्छेद 85 में है। इसमें ए का पहला सही है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा वाला सही है दोस्तों। आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें राइट ऑप्शन इसका है, ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा वाला ही राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा सुनिश्चित किया गया है, किस अनुच्छेद के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। ये अनुच्छेद 311 के तहत सुनिश्चित किया गया है। इसमें सिविल सेवकों के पद से संबंधित सुरक्षा के उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 311 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर अनुच्छेद 310 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 310 में कहा गया है कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों को पदावधि से संबंधित उपबंध दिया गया है। फिर अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि राज्यसभा को कई नई अखिल भारतीय सेवाएं या सेवाएं स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 317 में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाने व निलंबित करने से संबंधित उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 317 में दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों कि राज्यपाल की स्वाविवेका संबंधित शक्तियों का संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसमें दिया गया है कूट, इसमें दिया गया है कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राज्यपाल की स्वाविवेका संबंधी शक्तियों का संबंध किस या किन अनुच्छेदों से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, तो ये अनुच्छेद 163 पहले में है, अनुच्छेद 163 में पहले में है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 239 दूसरे में है, फिर अनुच्छेद 356 में है और अनुच्छेद 371 में है। ये जो कि राज्यपाल की स्वविवेका संबंधित शक्तियों का संबंध है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें चौथा चारों सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा। तो अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है वहां से अगर एक सेब छोड़ा जाए तो क्या होगा, तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गतिमान होगा। तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ भी उसकी भी गति से गतिमान होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है कि अंतरिक्ष यान से साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है क्वेश्चन नंबर 28 का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित क्रम है। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित क्रम है। क्वेश्चन नंबर 29 में सुमेलित क्रम
पूछा गया है इसमें, कौन सा सही सुमेलित क्रम है? तो रेडियम, रेडियम ये मैडम क्यूरी के द्वारा खोजा गया था रेडियम, तो इसका दूसरा वाला सही है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ये फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, पहला सही है इसका। एक्सरे, एक्सरे ये रॉन्टजेन के द्वारा खोजा गया था, रॉन्टजेन, WK रॉन्टजेन, चौथा सही इसका। चेचक ये एडवर्ड जेनर के द्वारा, चेचक एडवर्ड जेनर के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का दूसरा है, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा इसमें सही है। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वे हैं। तो प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वे कौन से हैं? तो वे तरंग दैर्ध्य और वेग होते हैं, तरंग दैर्ध्य और वेग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, तरंग दैर्ध्य और वेग होते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य और वेग क्या होता है? बदल जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन ए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 में कि यदि रिफ्रिज पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रिफ्रिज में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, जो कि सही है, कथन इसका सही है। कारण आर है कि बर्फ एक दुर्बल चालक है, तो इसका कारण भी सही है और कथन भी सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है, कथन ए दिया गया है, कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तो तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता क्या होती है? इसमें कहा जा रहा है कि बढ़ जाती है, जो कि ये गलत है। तापमान में बढ़ने से ग्लिसरीन की श्यानता क्या होती है? तो घटती है, ना कि बढ़ती है। इसका कथन वाला गलत है, कथन इसका गलत है। फिर कारण कह रहा है कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है, जो कि इसका कारण सही है और कथन इसका गलत है। ये बढ़ता नहीं है, ये घटता है, ग्लिसरीन की श्यानता घट जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए गलत है परंतु आर इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, ए गलत है परंतु आर इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कि तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों कि क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ये एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में किया जाता है। तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि पारद धातु है। क्वेश्चन नंबर 35 में बताना है कि पारद धातु है, ये क्या है? पारद धातु ये पारद युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। पारद धातु क्या होता है? तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लोहा को एक जनतांत्रिक धातु कहा है? तो किसने लोहा को एक जनतांत्रिक धातु कहा है? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है वी गार्डन चाइल्ड्स के द्वारा, वी गार्डन चाइल्ड के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्राचीन भारत में यौघोष गणराज्य की
सिक्कों को सर्वप्रथम किसने सहारनपुर के निकट वेहट से प्राप्त किया था? ये किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? ये किया गया है कैप्टन काटले के द्वारा, कैप्टन काटले के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें कहा जा रहा है कि जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर या राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें क्वेश्चन नंबर 38 में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है जो कि जूनागढ़ अभिलेख में सौराष्ट्र प्रांत में ये पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 38 का इसमें राइट आंसर होगा पुष्यगुप्त वैश्य थे, यमन तुषात थे और सुविशाख पहलव थे और पर्णदत्त थे। इसमें चारों लोग शामिल थे जूनागढ़ अभिलेख में। इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। उपरोक्त में से सभी लोग इसमें शामिल थे जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि गुप्त युगीन अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस शासक के लिए सर्वराज्योच्छेता यानी कि सभी राज्यों का उन्मूलन करने वाला की उपाधि का प्रयोग किया गया है? ये किस पे किया गया है? ये किया गया है समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों, समुद्रगुप्त। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 में है कि जीवाणु जन्य रोग से संबंधित रोग से कौन से सही है? तो जीवाणु जन्य रोग से संबंधित रोग इसमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 40 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें क्या होता है जीवाणु जन्य रोग? ये डिप्थीरिया होती है जीवाणु जन्य रोग, डिप्थीरिया। दूसरा वाला इसमें सही है, डिप्थीरिया होती है। उसके बाद होता है न्यूमोनिया होती है, न्यूमोनिया भी होता है। फिर उसके बाद कुष्ठ रोग भी होता है। एड्स ये जो कि जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, ये एड्स किसके रोग होता है? तो ये विषाणुओं के द्वारा होता है। एड्स विषाणुओं के द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है। इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि मोटा स्टेसिट कैंसर रोग किस स्टेजेस से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है तीसरा स्टेज से, तीसरा स्टेज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि कैंसर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही उत्तर बताना है कैंसर रोग के संबंध में इसमें कौन सा कथन सही है। दिया गया है इसमें पहला है कि यह रोग उन सभी अंगों में हो सकता है जिनकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं, जो कि सही है। कैंसर रोग उन सभी अंगों में हो सकता है जिसमें कोशिका विभाजन होता है। दूसरा है कि यह एक प्रकार की संगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है, जो कि दूसरा इसका गलत है, दूसरा इसमें गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें केवल पहला वाला ही सही है, केवल पहला वाला ही इसका सही आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि आर्द्रता को बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। क्यों आर्द्रता बढ़ाने के साथ साथ क्या होती है? आर्द्रता बढ़ाने के साथ साथ इसमें होता है कि वायु के घनत्व में कमी आती है, वायु के घनत्व में कमी आती है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही उत्तर इसमें से कौन सा है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 में इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44 में यांत्रिक तरंगे जिसके चरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि गलत है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा वाला है कि इसके द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है और द्रव्य का नहीं होता है, जो कि दूसरा वाला इसका सही है। तीसरा वाला है कि इसमें जल के तरंगों, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है, जो कि इसका तीसरा वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है। इसमें पहला वाला गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। दूसरा तीसरा इसमें सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि कैफीन जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है का मुख्य स्रोत निम्न में से किससे है। तो कैफीन का स्रोत निम्न में से किससे है। तो कैफीन का स्रोत ये काली कॉफी, काली फली एवं चाय की पत्ती, काली फली एवं चाय की पत्ती से है इसका मुख्य स्रोत। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि आयोडीन का स्रोत निम्नलिखित में से है। तो आयोडीन का स्रोत किसमें से है। क्वेश्चन नंबर 46 में आयोडीन का स्रोत समुद्री घास से है, सही है, समुद्री घास से है। डेयरी उत्पादन यानी कि विशेष रूप से दूध में है, जो कि सही है। समुद्री घास तथा सी फ्रूट से है, ये भी सही है। इसमें इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। आयोडीन का स्रोत ये सभी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला निम्न में से अंग कौन सा इसमें है। इसका अंग कौन सा है। इसमें यकृत होता है, यकृत। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। यकृत प्रभावित होता है हेपेटाइटिस बी से। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 में बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है इसमें कि काला आजार काला आजार रोग लिस्मैनिया नामक प्रोटोजेवा परजीवी के कारण होते हैं, जो कि इसका पहला वाला है, पहला वाला इसका सही है दोस्तों। दूसरा है कि इस रोग का वाहन ब्लू मक्खी है, दूसरा वाला भी सही है। इस रोग का वाहक कौन है। तो ब्लू मक्खी है, दूसरा वाला भी सही है और पहला वाला भी सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया रोग का कारण है किस प्रकार के जंतु होता है। ये किस प्रकार का जंतु होता है। प्लाज्मोडियम जो कि ये मलेरिया रोग का कारण होता है। ये लाल रुधिर कणिकाओं तथा यकृत कोशिकाओं अंतः परजीवी होता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं और यकृत कोशिकाओं का अंतः परजीवी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव निम्न में से किनके द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है। तो ये अग्नाशय के द्वारा किया जाता है, अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों, अग्नाशय के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचक में सहायता होता है। तो कौन सा एंजाइम है जो कि ये प्रोटीन के पाचक में सहायता होता है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ये पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 52 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला दिया गया है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में क्या है। तो मौलिक अधिकार में अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपातकाल ये कहाँ से लिया गया है। ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और कैबिनेट व्यवस्था, कैबिनेट व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया है। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कैबिनेट व्यवस्था कहाँ से है। तो ब्रिटेन के संविधान से है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए का दूसरा है, फिर बी का पहला है
और सी का चौथा है, डी का तीसरा है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 में उच्च न्यायालय देश में एकल समेकित न्यायिक तंत्र का एक भाग है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है कि राज्यों को दिए जाने वाले विशेष अनुमोदनों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 कहा जा रहा है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं 8वीं अनुसूची 8वीं में सूचीबद्ध है। इसके अंतर्गत मैथिली और बोडो भाषाएं कब शामिल की गई थी? तो मैथिली और बोडो भाषाएं ये कब शामिल की गई है? जो कि ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल की गई थी। तो ये 2004 को शामिल किया गया है। संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को क्या प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताना है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को केवल मौलिक न्यायाधिकार है, सही है। केवल परामर्शी न्यायाधिकार है, ये भी सही है। केवल अपीली न्यायाधिकार है, तो ये भी इसमें सही है। इसमें उपरोक्त में से सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का भुगतान किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का भुगतान किया जाता है। ये कब किया जाता है? ये किया जाता है भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि मंत्रिमंडल को निम्न में से किसका विश्वास खो देने पर इस्तीफा देना होता है? तो मंत्रिमंडल को किसका विश्वास खो देने पर इस्तीफा देना पड़ता है? राष्ट्रपति का, जो कि गलत है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री का ये भी गलत है। फिर उसके बाद आता है लोकसभा का, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो कौन सी अनुसूची में है? यह है 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है? तो किसको हटाया गया है? यह हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? ये अनुच्छेद 167 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 167 में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि राज्य में भारत में राज्य विधानसभाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो भारत में राज्य विधानसभाओं के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि किस संविधान संशोधन ने लोकसभा के संविधान के किसी भाग को संशोधित करने का अधिकार की पुष्टि की है? ये किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा दोस्तों। 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य को देश में पंचायती राज्य संस्थाओं की स्थापना करने का निर्देश देता है? तो कौन सा राज्य है? यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में सही कथन है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है दिया गया है। पहला इसमें दिया गया है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है, जो कि सही है। दूसरा है इसमें इसका उद्देश्य आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में भागीदारी बनाना। परियोजना की कुल लागत 50% राज्य वहन करेगा, जबकि शेष 50% का योगदान इच्छायुक्त लोगों के द्वारा किया जाएगा। इसका दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है, जो कि ये गलत है। चौथा है कि किसानों को उनके खाते के उपज बढ़ाने के लिए संबंधित है, तो ये भी सही नहीं है इसका। इसमें राइट आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, केवल पहला और दूसरा इसका सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का आकार कितना था, तो 6,15,518.97 करोड़ रुपए है। बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है, तो बजट के संबंध में बताना है इसमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 66 का इसमें दिया गया है, पहला इसमें दिया गया है कि यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो कि सही है। यह 26 मई 2022 को संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये भी सही है। वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन का 3.96% अनुमानित है, ये भी सही है। चौथा है कि बजट में 39,181.10 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है, तो इसमें ये भी सही है। इसमें चारों सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, इसमें सभी सही है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी का जन्म होने पर माता व बेटी को कितने धनराशि देने का प्रावधान किया गया है। माता और बेटी को कितने धनराशि देने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा इसमें, इसका राइट आंसर होगा बेटी को 50,000 रुपए और माता को 5100 रुपए दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 की थीम के साथ संबंध में कौन से कथन पर विचार करना है। तो पहला कथन दिया गया है, कि इसे वर्ष सहकारिता दिवस की थीम है, सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, जो कि सही है पहला वाला। दूसरा है कि भारत ने सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और बेहतरीन विश्व का निर्माण भविष्य विषय के तहत सहकारिता दिवस मनाया गया है, तो ये भी इसका सही है। दूसरा वाला भी सही है और पहला वाला भी सही है, इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों, दोनों इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि जल जीवन मिशन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो जल जीवन मिशन के संबंध में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। जल जीवन मिशन के बारे में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। इसका पहला कथन दिया गया है कि 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है, जो कि इसका सही है पहला वाला। दूसरा है कि इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय आवास और शहरी मंत्रालय शामिल है इसमें, दूसरा वाला इसका गलत है। तीसरा है केंद्र और राज्य के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय और उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए 100% तथा अन्य राज्यों के लिए 50:50 है, तो तीसरा वाला भी इसका गलत है। चौथा वाला है इसमें कि 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% सफलतापूर्वक FHTS सफलतापूर्वक प्रदान करके गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है।
तो ये भी सही। इसमें कौन सा सही था, तो पहला और चौथा वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों, पहला और चौथा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 कहा जा रहा है कि 2021-22 में कृषि और समृद्ध क्षेत्रों में वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत था। तो वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत था 2021 और 22 में। 70 का राइट आंसर क्या होगा, तो 3.9%, 3.9%। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। तो देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये तैयार किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। इसमें आज हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 71 तक देखेंगे दोस्तों। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।